नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कविताएं पसंद आ रही होंगी, क्योंकि हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल कविता जो आपको पढ़ के सुनाया या गुनगुनाया, जो भी उसमें हमने क्रियात्मक कार्य किया वो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ अगर अच्छा लगे तो बस कमेंट करना है और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको एक बार कविताओं को रूबरू करा दूँ, देखो फिर कविताएं आपको अच्छी लगेंगी। देखो इस प्रकार से आपको कविता से कुछ संबंधित कोई भी हर एक फैक्ट्स मैंने अलग रखा है। देखो ये कविता है, देखो इधर मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये कविता देखो, ये कविता थी हमारी कालिदास, और उसमें जो गीत में आए नाम थे उनको मैंने क्रम से रखा है। देखो ये भी सब आपको बहुत बेहतरीन ये नोट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, फिर मैंने क्रम से रखा है इसी कविता का जो निकला, बादल को घिरते देखा है, कविता को आप देखना। ठीक है, अब ये कविता तो आपको पढ़ोगे जिस प्रकार से आई हुई कविता है, एक एक लाइन बाई लाइन आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी। और फिर इसमें से देखो ये कविता का मैंने इसमें के इसका पोस्टमार्टम किया है। देखो ये गीत क्रम है, गीत क्रम यानी जो पद्यांश होते हैं पूछ लेता है क्रम लगाने के लिए, वो आपको मिलेंगे। ठीक, फिर इसमें वर्णन क्या है इस कविता में, ये सब वर्णन मिलेगा आपको अलग से। फिर इसी प्रकार से काल और उसके बाद कविता देख लो, एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखो कविता में चूल्हा, चक्की, कुतिया, छिपकली अलग अलग करके फिर इनका मैंने क्रम रख दिया है कि आपको कुछ इसके बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं, मेरे नोट्स पढ़ लो बस कल्याण आपका हो जाएगा। अगर कविता से प्रश्न पूछने हैं तो इन्हीं से आपका बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कविताएं या मेरी क्लास आप पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पसंद नहीं करते तो इतना प्यार मुझे मिलता नहीं। आप अच्छा कर रहे हैं और मेरे लिए, मैं भी आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मुझे जो परम धर्म है, कर्तव्य है चैनल की तरफ से वो बताना मेरा फर्ज होता है। ठीक है, कि दूसरी यूनिट में हम प्रयोगवाद खत्म कर चुके हैं भैया, भारतीय काव्यशास्त्र हम खत्म कर चुके हैं, कहानी हमारी 4 से 5 कहानियाँ हो चुकी हैं, निबंध कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, नाटक भी 2 नाटक कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें से अंधा युग और बकरी नाटक को हम खत्म कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से, इतनी गहराई में हर एक पहलू से हम उसको आपको पढ़ाए हैं, हर एक पहलू से। ऐसा नहीं कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, तो जो कि एग्जाम में बैठो तो आपको लगे कि हाँ कुछ तो मैं पढ़ के आया हूँ, ये बात बार बार कहूँगा। और नाटक, कहानी और कविता, ठीक है, निबंध हो ही गया है, कविता हमारी चल रही है। आज तीसरी कविता हमारी चल रही है, भवानी प्रसाद मिश्र धूमिल की कविता हम पढ़ चुके हैं। आज हम नागार्जुन की कविता आपको पढ़ाएंगे और मस्त गुनगुनाएंगे। आप भी गुनगुनाना, मैं भी गुनगुनाऊंगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। एक बार फिर कहता हूँ कि कविताएं जब मैं सुनाया करूँ, पढ़ा करूँ, तो आप कविताओं से जुड़ा करो, ताकि वो कविताएं आपको एग्जाम में गूंजें मन में। चलो पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा जो कर्तव्य है ये तो धर्म करना ही पड़ेगा, नागार्जुन की जो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो जहाँ जैसा सिलेबस वो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। जैसे नागार्जुन की कविता हमारे सिलेबस में जो लगी वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मगर अब नागार्जुन के बारे में, नागार्जुन की अदर रचनाएं, नागार्जुन की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, ये सब रचनाएं वगैरह, ये सब आप जो है इतिहास की क्लास में मेरे आया करो। जैसे अभी ये नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं, तो प्रगतिवाद जब मैं पढ़ाया तो नागार्जुन को संपूर्ण तरीके से पढ़ाया हूँ। आगे को जब इसमें है तो आगे को वहाँ प्रयोगवाद में संपूर्ण तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, यानी जो हमारे जो कवि हैं उनका जहाँ पे स्थान है वहाँ पे मैंने गहराई से पढ़ा है, इसलिए इसके साथ वो भी पढ़ो ताकि एग्जाम में अच्छा हो जाए। ठीक है, जितने सिलेबस तो आपको बेटा तैयार ही करना पड़ेगा। चलो, अब ये बहुत पूछा जाता है बड़ा एग्जामों में कि कालिदास कविता अकाल और उसके बाद और खुरदरे पैर, ये कविता इनके किस संग्रह में संकलित है? तो संग्रह का नाम है सतरंगे पंखों वाली, और सतरंगे पंखों वाली का समय क्या है? 1959। अब ये सर कैसे याद हो? एक तरीका है, कैसे याद करोगे कि समझो कि जो मेरे यार हैं बहुत सतरंगे हैं, उनके यार बहुत सतरंगे, ऐसे कर सकते हो, उनके यार, ठीक है, उनके यार बहुत सतरंगे हैं, उनके यार बहुत सतरंगे हैं, उनसे 59 सतरंगे से सतरंगों वाली, ये भी याद रखना। सर मैं सब हर तरीके से याद कराऊंगा। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, ठीक, बाद से 52, याद रखना, बाद में 52, बाद में कोई नहीं कहता, सब 52 बार बता के चले जाते हैं। खुरदरे पैर याद रखना 61 में आई थी, खुरदरे पैर 61 में आई थी। खुरदरे पैर कब आई थी?
1961 में है। कि अब बात आएगी कि ये संग्रह, ये कविताएं कैसे पता चले कि सतरंगी पंखों वाली में, और वो याद कैसे हो। तो एक चीज़ समझो, मैं कल की बात बताता हूँ आपको। कब की? कल की बात। कल की बात बताता हूँ कि कालिदास के जब मैंने पैर देखे तो सतरंगे थे। कल की बात बताता हूँ कि जब कालिदास के मैंने पैर देखे तो सतरंगे थे। काल की बात बताता हूँ कि जब मैंने कालिदास के पैर देखे तो सतरंगे थे। कालिदास के पैर सतरंगे थे। कल की बात बताता हूँ, कालिदास के पैर सतरंगे थे। तो कल से अकाल और उसके बाद, पैर से खुरदरे पैर, और कालिदास तो कालिदास हैं। और ये क्या है? सतरंगे पंख वाले। समय इनका क्या है? 1959। अकाल और उसके बाद 52, खुरदरे पैर 1961। देखो ये आपको कौन से संग्रह किस कविता में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखो एक बात बता दूं, मनुष्य हूँ, युगधारा का समय क्या है? 1953। वेरी इंपॉर्टेंट, युगधारा का समय क्या है? 1953। युगधारा का 1953 में है। ठीक है। बादल को गिरते देखा, ये समय क्या है इसका? 1938। ठीक है। युगधारा 53। ठीक है। ऐसे नहीं याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो युगधारा, ठीक है, युगधारा, ऐसे नहीं बन सकते हैं, 3 शब्दों से बन जाते हैं। ठीक है। चलो, तो युगधारा का समय क्या है भैया? 53। और बादल को गिरते देखा 1938। अब बात करता हूँ कि याद कैसे हो। कि आपको पता है कि जो मनुष्य हैं वो जब बारिश होती है, तो जो बारिश जो धार निकलती है, जो मनुष्य होते हैं, यानी जब देखते हैं कि धार निकलती है, तो धार कहाँ से आती है? बादल से आती है। हम कह सकते हैं कि धार हमेशा बादल से ही निकलती है। धार हमेशा, जो पानी की धार होती है वो कहाँ से निकलती है? बादल से निकलती है। धार कहाँ से निकलती है बेटा? बादल से निकलती है। तो बादल को गिरते देखा है किसमें संकलित है? युगधारा में। आपको लगता होगा ये बड़ी छोटी-छोटी बातों की ट्रिक बनाता हूँ। बेटा एक बात बता दूँ आपको, निजी अनुभव है। आप कितना भी याद कर लें, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब सोचोगे कि कोई पॉइंट याद हो जाए कि ये रचना किसमें संग्रह संकलित है। मैं अपना एक, कहते हैं ना, गलतियों से आदमी सीखता है। मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको मैंने कहानी पढ़ाई, कानों में कंगना, ठीक है। और अभी मैंने दिसंबर का एग्ज़ाम भी दिया, मेरा जेआरएफ हुआ। आपको पता है कि मेरे 99.62 परसेंटाइल मेरा रहा, ठीक है, प्रभु की दुआ से। और तो अब मैं बता देता हूँ कि इसमें एक मेरा और प्रश्न सही होता। अभी मेरे 214 ही नंबर थे, एक और क्वेश्चन सही होता, यानी 216 मेरा होता। एक जाना माना प्रश्न, सोच के देखो, कोई बच्चा इसको गलत नहीं कर सकता है कि कानों में कंगना जो कहानी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? पता है? हिंदू पत्रिका में। और इसको मैंने ट्रिक भी बनाई, ठीक है, हम सबको याद भी कराया कि इंदु कानों में कंगना पहनती थी। एग्जाम में बैठा, मन से निकल गई एकदम से। वहाँ मुझे याद आ रहा कि ये प्रारंभिक कहानी है, और प्रारंभिक की कहानियाँ सरस्वती में निकलती थी, ठीक है। और इंदु पत्रिका लगा के आगे बढ़ गए, उसके बाद वापस में आए तो वापसी में सरस्वती पत्रिका लगा दी। तो ये होता है कन्फ्यूजन कि आप कितने भी जो है, कितनी अच्छी तैयारी हो, एग्जाम में बैठते वो आधी तैयारी चली जाती है, गायब हो जाती है। आधे पे हम लोग लड़ते हैं। जितना तैयार करके जाते हो वहाँ आधा ही अंदर पहुँचता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि हर प्रकार से कोई ना कोई शब्द बन जाए, ट्रिक बन जाए, तो वहाँ अच्छा लगता है। बाकी अदर ट्रिकों मेरी काम आई, जैसे आदिकाल की जितनी रचनाएं पूछी गई वो मेरी ट्रिक पे एकदम जुबानी रटी थी। नागार्जुन के उपन्यास क्रम में पूछे गए थे, जुबानी रटे थे, ठीक है। वो सब एकदम से तैयार मेरा। एक ये मिस्टेक हो गई, तो ये होता है। तो इसी में अनुभव इसी को कहते हैं कि जो मैंने गलतियाँ की वो आप ना करो, किसी न किसी तरीके से उसको याद कर लोगे। चलो, तो ये बात देखो, धार कहाँ से निकलती है मैं बता दूं, बादल से निकलती है। और ऐसे लोग मनुष्य, ऐसे जो है मनुष्य यही कहते हैं कि धार हमेशा बादल से निकलती। तो मनुष्य हूँ, बादल को गिरते देखा, युगधारा में संकलित है। कालिदास, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, सतरंगे पंखों वाले में याद हो गया। और शासन की बंदूक, जो कि 1966 में ही है। ये खुद एक कविता है। अब कालिदास हम लोग कविता पढ़ेंगे। तो कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में संकलित है, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण कविताएं याद रखना। एक कौन है? अकाल और उसके बाद, और एक कविता है सिंदूर तिलकत भाल, प्रमुख कविता है, ठीक है, सतरंगे पंखों वाली की। नागार्जुन द्वारा रचित यह कविता बहुचर्चित और भावना प्रधान है। ये भी याद रखना, भावना प्रधान।
विषय वस्तु क्या है इस कविता में? कालिदास की 3 कृतियों का वर्णित कथाओं का चित्रण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? एक कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से राजकुमारी इंदुमती व राजा अज की कहानी तथा इंदुमती के मृत्यु होने पर अज का विलाप, एक पॉइंट। दूसरा इस कविता में दूसरा पॉइंट है कि कुमार संभव महाकाव्य से शिव द्वारा कामदेव को भस्म किया जाना तथा कामदेव की पत्नी रति का विलाप। याद रखना, इंदुमती और अज का विलाप और रति और कामदेव का विलाप। ठीक है। मेघदूतम काव्य से याद रखना, मेघदूतम खंड काव्य से, इसमें यक्ष की कथा है। कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद यक्ष नामगिरी नामक पर्वत पर रहता है तथा वर्षा ऋतु में प्रेमिका की याद देने पर मेघदूत को दूत बनाकर संदेश भिजवाता है। इन 3 रचनाओं का मेघदूत, ठीक है, कुमार संभव और रघुवंशम की कथा इस कविता में संकलित है। नागार्जुन किसी कविता में यह भी लिखते हैं कि कालिदास अपनी रचनाओं में स्वयं को भावावेग को पात्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। विशेष देखते हैं कुछ इसके बारे में, फिर हम कविता में चलेंगे कि कवि की भावुकता के साथ साथ उनके सूक्ष्म चिंतन को यह कविता व्यक्त करती है। इस रचना में शिव द्वारा कामदेव के भस्म होने का प्रसंग आता है। इस कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ आम बोलचाल के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। गीत में आए नाम इस प्रकार हैं, देखो कौन कौन से। सबसे पहले इंदुमती, फिर अज, फिर शिवजी, फिर कामदेव, फिर रति, फिर यक्ष। ये क्रम याद रखना, इंदुमती, अज, शिवजी, कामदेव, रति या यक्ष, क्रम पूछा जा सकता है। इंदुमती, अज, शिवजी, कामदेव, रति, यक्ष और जो है यक्ष। अब कविता हम पढ़ते हैं। देखो कविता हम पढ़ेंगे क्या, कविता को गाएंगे और आपको मेरी धुन में जैसे मैं गा रहा हूँ वैसे आप भी गुनगुनाओगे तो कविता आपके अंतर मन तक पहुँचेगी। पढ़ते हैं कि कालिदास यो कालिदास, कालिदास यो कालिदास, कालिदास यो कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास यो कालिदास, कालिदास यो कालिदास, कालिदास यो कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। फिर क्या कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से, रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। फिर क्या कहते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्कराव्रत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक रोए थे।
रोया यक्ष कि तुम रोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। एक बार कविता की हम ऐसे व्याख्या कर देता हूँ। यानी ये कविता कालिदास के बारे में है। कालिदास से पूछते हैं कि नागार्जुन की बताइए कालिदास जी सच सच बताना कि जब इंदुमती की जब मृत्यु हुई थी तो उस उनके मृत्यु शोक से आज रोया था या तुम खुद रोए थे अपनी किसी प्रेमिका के चलते। कालिदास सच सच बतलाना, ये नागार्जुन उनके जो है पूछ रहे हैं कहानी। फिर कहते हैं शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला, यानी जो कामदेव जी हैं भस्म करना चाहते थे, उनके शिव जी की तपस्या भंग करना चाहते थे। उसी पर कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सब, घी से मिश्रित हुई जो सूखी समिधा है, जो लकड़ी है, जो हवन जो जलाई जाती है, कामदेव जब भस्म हो गया, कामदेव जी जब भस्म हो गए थे, रतिका क्रंदन सुनासु से तुमने ही तो दृग मतलब आंखें धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। यानी कहने का अर्थ है कि जब कामदेव जी भस्म हो गए थे तो जब रति की आंसू देखकर रति रोई थी या फिर तुम खुद रोए थे। ठीक है, हमको लगता है तो आप ही रोए हैं। फिर कहते हैं वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। ये भी एक बात याद रखना कि कौन से महीने की बात हुई है, इसमें तो आषाढ़ महीने की बात है। प्रथम दिवस आषाढ़ महीने से, ठीक है, इसी पर आषाढ़ का एक दिन आपका नाटक है। देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबह शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। कौन भेजता है? ठीक है, मेघदूत में उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, हमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यानी यक्ष की वो पुकार थी, यक्ष रो रहे थे या फिर आप खुद रो रहे थे। ठीक है, ये कविता, इसमें ये समझाने लायक कोई बात नहीं, बस इसमें कविता को पढ़ लो और लाइनें ध्यान में रखना होता है। अगर आप वो लाइनें नहीं याद कर सकते हैं तो ये जो 4-5 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, इन पॉइंटों को अगर याद कर लेंगे तो अगर कविता क्रम लगाने के आएगी तब भी आप लगा ले जाओगे। पूरी कविता आपको नहीं याद है तो आपको पता होना कि सबसे पहले वर्णन इंदुमती का है, फिर वर्णन किसका हुआ है? अज का, फिर किसका हुआ भैया? शिव जी का, फिर कामदेव, तो इंदुमती अज शिव जी, फिर कामदेव रति आषाढ़, इंदुमती अज शिव जी, कामदेव रति आषाढ़, मास विधुर, मास यानी आषाढ़ मास वाली बात है वो, विधुर, विधुर यक्ष, चित्रकूट और पुष्करावर्त मेघ। इतने पॉइंट अगर आप याद कर ले जाते हैं तब भी मेरे ख्याल से आपकी जो है क्रम वाली कविता निकल जाएगी। अब आते हैं कविता बादल को घिरते देखा है। इसकी विषय वस्तु देखते हैं क्या है कि यह कविता याद रखना हिमालय पर्वत के सौंदर्य पर आधारित है। यह प्रकृति चित्रण पर भी आधारित कविता है। विशेष क्या है इसमें? संपूर्ण कविता में याद रखना संगीतात्मकता है। क्या है भैया? संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, ये भी याद रखना। तिब्बत यात्रा के दौरान हिमालय के सौंदर्य पर लिखी गई ये कविता है, हिमालय के सौंदर्य पर। देखो कविता एक बार हम पढ़ेंगे, फिर इसमें से हम कुछ जो पॉइंट निकाल के रखे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कविता हम आपको गाते हैं आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से, जो भी फटे, जैसी मेरी आवाज़ है फटे बांस वाली, उसी प्रकार से मैं आपके सामने गाऊंगा। मुझे गाना अच्छा लगता है, ये आपको भी पता अब तक चल गया होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं नागार्जुन बाबा, नागार्जुन कबीर फक्कड़। ठीक है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर क्या कहते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को
मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसलिए मैं गा रहा हूँ क्योंकि कविताएं याद करने का यही एक तरीका है कि इन कविताओं को एक आप काम करते हुए ईयरफोन लगा के सुनते रहें, कविताएं क्रम में याद हो जाएंगी। फिर क्या कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आया कर, पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विष तंत खोजते, हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर क्या कहते हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहे रहा, बालारूढ़ की मृद किरणें थी, अगल बगल सुरडाब शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की दरी भरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर क्या कहते हैं कि 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन मादक परिमल के पीछे धावित हो कर, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब कमेंट करते हैं नागार्जुन कि कहाँ गए धनपति कुबेरवा, कहाँ गई उनकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभाई गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा हो गाना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भी सड़ जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये सबसे बड़ी लंबी लाइन है।
कि सत सत निर्झण निर्झरणी कल, मुखरित देव दारु कानन में, सोड़ित धवल भोजपत्रों से, छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षा सौपूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारूढ़ आँखों वाले उन मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को, बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें जो समझने लायक हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। कहते हैं कि बादल को घिरते देखा, अमल धवल गिर के शिखरों पे बादल को, अमल मतलब मतलब नहीं, मल मतलब गंदा, जो गंदा ना हो, साफ साफ हो, धवल मतलब स्वच्छ, ठीक है, और गिर मतलब पहाड़, और शिखरों मतलब चोटी, यानी हमने जो है पहाड़ों की चोटियों पर हमने बादल को साफ स्वच्छ तरीके से दिखा, घिरा हुआ बादल को घिरते हुए दिखा, ठीक है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते में छोटे छोटे मोती के समान मैंने उसी शीतल, उनके शीतल तुहिन कणों को, ठंडे जो तुहिन कण हैं उनके मानसरोवर को, याद रखना मानसरोवर एक जो नदी होती है, ठीक, उसके स्वर्णिम कमलों पर, उसमें जो कमल लगे होते हैं सोने के समान होते हैं, उनके कमलों पर मैंने गिरते देखा है बादल को, हाँ बादल को गिरते देखा है। देखो आपको अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ समझने में बैठाऊंगा बहुत समय लग जाएगा, बस इसका आपको क्या देखना है, जो मैंने अंडरलाइन किया वो देख लेना है, ठीक है। तो एक चीज, तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग मतलब हिमालय की सबसे ऊपर वाली, ठीक है, कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, यानी कई प्रकार की झीलें भी बता रहे हैं, ठीक है। उसके श्यामल नील सलिल में समतल, समतल मतलब बराबरी जो है, जहाँ पे पानी वही ना हो, समतल देशों से आकर पावस की उमस, पावस मतलब बहुत गर्मी में, उमस में आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, हाँ बादल को गिरते देखे, नहीं समतल देश से जो है हंस आते थे उनको मैंने तिरते देखा है, ठीक है। चलो तो ये याद रखना, हिमालय, झील, समतल, हंसों को, ये सब आगे चल के अभी मिलेंगे आपको। वर्षा ऋतु का सुप्रभाता, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें। अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पंक्तियाँ, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत, यहाँ पे कवि की प्रसिद्धि अपनी वसंत ऋतु के हिसाब से कवि अपनी प्रसिद्धि दे रहा है कि वर्षा ऋतु की वसंत जो है क्या सुप्रभात था, सुंदर सुबह सुबह का समय था, मंद मंद बहुत धीमी धीमी गति से, अनिल मतलब हवा बह रही थी, बालारूढ़ की मृदु किरण, देखो कवि की प्रसिद्धि देखो, बालारूढ़ यानी जो सूर्य सुबह सुबह का सूर्य होता है, बहुत कह सकते हो छोटा बच्चे के समान होता है, एकदम अच्छा लगेगा आपको कि ये धूप मुझे लग जाए और मैं खड़ा रहूँगा, धूप मेरे लगेगी नहीं, कहने का मतलब है कि ज़्यादा तेज नहीं होगी, बहुत छोटी छोटी जो किरणें होती हैं सुबह के समय की बात है। तो ये बालारूढ़ की मृदु किरणें, बहुत कोमल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, और अड़ोस पड़ोस में सोने के शिखर जैसे थे, ठीक है, एक दूसरे से भी रही तो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितन, यह चकवा चकवी एक पक्षी होते हैं, मैं बता दूं कि इनको एक क्या होता है, वरदान मिला होता है कि रात में ये
अलग हो जाते हैं अपनी प्रेमी प्रेमिका से और सुबह ये फिर मिल जाते हैं। यही बात है, सारी रात बितानी होते निशा काल से चिर अपसापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर की तीरे। सैवालों की, अरे सैवाल मतलब होता है क्या नाम है, जो काई होती है, ठीक है। यानी ये पूरे इसका मतलब एक ही है कि जो चकवा चकवी पक्षी होते हैं उनको रात में अभिशाप मिला है कि वो रात में अलग हो जाएंगे, सुबह मिल जाएंगे। उस शैवालों की दरी पर मैंने प्रणय कलह छोड़ते देखा उसी हिमालय पे, ठीक है। प्रणय मतलब प्रेम से एक दूसरे से मिलते हुए देखा, ठीक है। फिर कहते हैं शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर, दुर्गम बर्फानी घाटी पर, ठीक है, जो बर्फ की घाटियां हैं, अलखनाब से उठने नहीं है। अलखनाब इसमें भी एक कहानी दी हुई है। देखो वहाँ पे कहानी थी, कौन सी कहानी थी यहाँ पे कहानी थी चकवा चकवी की। यहाँ एक जो कहानी है, जो कस्तूरी होता है, कस्तूरी मृग होता है, उसकी जो है खूबी होती है कि उसको सुगंध उसी के नाभि से आती है, पर वो ढूंढता फिरता रहता है बड़े बड़े जंगलों में। वही इसमें पूरी कहानी है। तो एक चकवा चकवी की कहानी और एक इसमें कस्तूरी मृग की कहानी। अलख नाभि से उठने वाली, अलख नाभि, नाभि मतलब ठोड़ी खुद से, ठीक। उन्मादक परिमल के पीछे धावित मतलब दौड़ते हुए, हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग, तरुण मतलब युवा, युवा कस्तूरी मृग अपने पर चिढ़ते देखा है। जब वो जंगल में ढूंढती रहती है और ढूंढते रहता है और वो खुशबू मिलती नहीं, तो अपने पर ही चिढ़ने लगता है कि आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है। तो ये बात उसमें कही गई है। तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहले चकवा चकवी फिर कस्तूरी मृग वाली कहानी है। फिर कहाँ गए धनपत कुबेर व कहाँ गई वह उनकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्यम प्रभावी गंगा जल का। इसमें भी एक कहानी ये है कि जब विदुर यक्ष को 1 साल की सजा मिलती है कि जाके तुम वहाँ पे, इसमें पहाड़ आया है उस पे जाके रहोगे, तो ये सज़ा मिलती है। ये चले जाते हैं, पर इनकी जो यक्षिणी होती है वो यहीं रह जाती हैं अपने घर पर। तो वहाँ यानी यक्षिणी जो होती है वो महल में ही रह जाती हैं। जब ये पहुँचते हैं वहाँ पे, थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे पूरा पढ़ाना भी है, ठीक है। और इससे चीज़ों का आपका काम भी नहीं है, मगर हाँ ये एक कहानी मन में चल जाएगी तो शायद आप कविताओं को क्रम में लगा लें, ठीक है। पहले चकवा चकवी वाली कहानी, फिर क्या नाम है उसका, कस्तूरी मृग वाली कहानी, फिर ये कुबेर वाली कहानी। तो कुबेर वाली कहानी में बस यही है कि कुबेर को 1 साल की सज़ा मिलती है कि जाके आप जो हिमालय पर्वत पे, पर्वत का नाम अभी आया था, कौन सा पर्वत था, ठीक है। अच्छा, पर्वत का नाम कहीं आया था, चल उसी पर्वत का नाम अभी आया था, मन में याद नहीं रहेगा बेटा, कोई बात नहीं, उसको कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो कैलाश से नहीं, कैलाश वाले पर्वत पे, ठीक है। तो उसी पर्वत पे जाओ, आप 1 साल तक नहीं घर आ सकते हो। तो जाते हैं तो अपनी जो यक्षिणी इनकी यहीं रह जाती है, उन्हीं के चक्कर में वो बहुत परेशान हो जाते हैं, विरह में जलने लगते हैं। तो मेघ को दूत बनाकर भेजते हैं कि जाके संदेशा दे देना कि तुम्हारे बिना मैं यहाँ बहुत विरह जो है, विरह की अग्नि में जल रहा हूँ, ठीक। तो यही कालिदास इनसे, ये नागार्जुन कहना चाहते हैं कि जो मेघ भेजे थे यक्षिणी को बताने क्या आए थे, नहीं वो तो कवि की कल्पना थी, कहीं पे जाके गिर गए होंगे, बरस गए होंगे। वही बात इसमें कही गई है। अलका, अलकापुरी की थे ना धनपति कुबेर, ठीक है। धनपति कुबेर अलकापुरी के रहने थे। कालिदास के वेम प्रभावी गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया वगैरह, तो छाया थी, बरस पड़ा होगा कहीं यहीं ना, यहीं कहीं पर, जाने दो वह तो कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में नव चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ के झंझानिल में गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, ठीक है। चलो सत सत निर्झरणी, सैकड़ों, ठीक है, निर्झर जो निरंतर झरते रहते हैं, झरने, कल कल, ठीक है, उसकी आवाज़ में देवदार, यहाँ पर एक पेड़ की आवाज़ आई है, देवदार कनन, ठीक है, में शोणित धवल भोज पत्रों में छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल के साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुबले लटकाए, सतदल लाल कमल वेड़ी में रजत रचित मणिखचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सो, याद रखना अंगूरी शराब इसको कहते हैं, ठीक है। पान पात्र द्राक्षा सो, पूरित रखे सामने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, याद रखना बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे,
मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की बंसी पर फिरते देखा। यहाँ पर एक किन्नर किन्नरियों का वर्णन हुआ है कि किन्नर किन्नरियाँ एक मृग छाल के ऊपर पलथी मार के बैठते हैं और दारू का पान भी करते हैं और बंसी भी बजाते हैं। मैंने उनको बंसी फिरते देखा है, हाँ, बादल को घिरते देखा है। इनका क्रम वर्णन आगे मिलेगा आपको। चलो ये हो गया। अब देखो गीत क्रम। देखो ये जो गीत क्रम है आपको, क्योंकि ये जो पद का अंश होता है ना, वही पूछ लेगा आपसे। सबसे पहली लाइन आपको याद रखना है, बादल को घिरते देखा है। दूसरी लाइन, हंसों को तिरते देखा है। फिर प्रणय कला छिड़ते देखा है। फिर अपने पर चिढ़ते देखा। फिर गरज गरज भिड़ते देखा है। ठीक है, गरज गरज भिड़ते देखा। फिर बंसी पर फिरते देखा। ये पंक्तियां कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं बता दूं। देखो, एक तो ये वाली बादल को गिरते देखा, ठीक है, ये वाली। दूसरी आपसे ये भी पूछ सकता है, हंसों को तिरते देखा, देखो, ठीक है। कमलों पे गिरते देखा, देखो यहाँ पे कमलों पे गिरते देखा, बादल को गिरते देखा, कमलों पे गिरते देखा, फिर हंसों को तिरते देखा। यही लाइनें हैं, आखिरी लाइन ये पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये देखो, बादल को गिरते देखा, हंसों को तिरते देखा, फिर प्रणय कला छिड़ते देखा, कमलों पे गिरते देखा नहीं लिखा है क्या? सॉरी, ठीक है। हाँ, बादल को गिरते देखा, फिर क्या नाम है, कमलों पे गिरते देखा। उसके बाद हंसों को तिरते देखा, प्रणय कला छिड़ते देखा, अपने पर छिड़ते देखा, गरज गरज भिड़ते देखा, ठीक है, और बंसी पर गिरते देखा। इन कविताओं का क्रम याद रखना। अब देखो इसमें वर्णन कुछ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो, ये भी वर्णन क्रम से ही याद रखना। मानसरोवर, फिर किसका वर्णन आया है, कमल का, फिर हिमालय का, फिर झील का, फिर हंसों का, फिर चकवा चकवी पक्षियों का आया है, कस्तूरी मृग, धनपति कुबेर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर अलका उनकी, फिर कालिदास, मेघदूत, देवदार, इंद्रनील, बाल कस्तूरी, और याद रखना गोंड जनजाति का भी वर्णन हुआ है। गोंड जनजाति का भी वर्णन हुआ है, और किन्नर किन्नरियों का सबसे लास्ट में। अगर आप ऊपर कविता नहीं याद कर सकते तो इतना क्रम अगर याद कर लोगे, अगर कविताओं का क्रम पूछा तो इन्हीं में से आपको काम हो जाएगा। मानसरोवर, कमल, हिमालय, झील, हंस, चकवा चकई, कस्तूरी मृग, धनपति कुबेर, अलका, कालिदास, मेघदूत, देवदार, इंद्रानिल, बाल कस्तूरी, गोंड और किन्नर किन्नरिया। ठीक है, याद रखना। अकाल और उसके बाद भी कविता हम देख लेते हैं, विषय वस्तु इसकी क्या है, देखो, ठीक है। ये इस 8 पंक्ति की कविता में कवि ने प्रथम 4 पंक्तियों में अकाल के समय की स्थिति तथा अंतिम 4 पंक्तियों में अकाल के बाद के दृश्य का वर्णन किया है। देख लेते हैं। यह तुकांत प्रवृत्ति की पंक्ति, याद रखना, तुकांत है इसमें। पंक्ति कैसी है, तुकांत प्रवृत्ति की कविता है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम 4 पंक्तियों में कई दिनों तक और तथा अंतिम 4 पंक्तियों में कई दिनों की बाद की आवृत्ति है। ठीक है। फिर इसके बाद यह हिंदी के शयन छंद में लिखी गई, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं आपको सरसी छंद भी मिलेगा, ठीक है। सरसी छंद अगर मिलेगा तो सरसी छंद में भी आपको मिलेगा, लिखी गई कविता। इसकी भाषा बोलचाल की भाषा निकट है। ठीक है, 1 मिनट से आ रहा हूँ, 1 मिनट। चलो, हाँ, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कहीं कहीं शयन छंद या कभी कभी सरसी छंद, याद रखना, सरसी छंद में भी आपको ये कविता मिलेगी। ठीक है। इसकी भाषा कैसी है, बोल चाल की भाषा है, हम अभी पढ़ेंगे। देखो कविता, ये बहुत अच्छी कविता आपको लगेगी कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतियाँ सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद,
कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी बीस पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये पंक्तियाँ आपको बहुत क्रम याद रखना, ये क्रम याद रखना आपका, ठीक है, ये क्रम आपको याद हो जाना चाहिए। देखो सबसे पहले चूल्हा फिर चक्की, चूल्हा रोता है याद रखना और चक्की उदास है। क्यों उदास ये भी समझो। चूल्हा रो रहा है इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से उसमें खाना नहीं बनाया गया है, और चक्की इसलिए उदास है क्योंकि जब खाना नहीं बना है इसका मतलब अनाज नहीं है, जब अनाज नहीं है तो जब अनाज ही नहीं है तो चक्की, क्योंकि अनाज चक्की में क्या होता है, अनाज पीसा जाता है। और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, जब चूल्हे में क्या होता है, जब खाना ही नहीं बनता है तो गांव में क्या होता है, कुत्ते और ये जो कुतिया होती हैं यही जाके उनमें बैठते हैं उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, यानी भीत मतलब दीवार, कई दिनों तक दीवारों पर छिपकलियों की गश्त लगी रही। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, यानी चूहे भी भूखे मरने लगे थे। ये अकाल के पहले की स्थिति। फिर दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, तब दाने आए तभी खाना बना, तो खाना बना मतलब धुआं उठा। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये आपको क्रम याद रखना, सब वेरी इंपॉर्टेंट क्रम, कि सबसे पहले चूल्हा फिर चक्की फिर कुतिया छिपकली चूहा कौवा, याद रखना। चूहा, देखो चूल्हा चक्की कुतिया छिपकली फिर चूहा कौवे। चूल्हा और चूहा अलग अलग है, चूल्हा पहले है, चूहा लास्ट से दूसरे नंबर पे, याद रखना। फिर चक्की कुतिया छिपकली चूहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। खुरदरे पैर, लास्ट कविता देख लो। खुरदरे पैर वेरी इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु इसकी क्या है, एक रिक्शा चालक के जीवन का अंकन किया गया है, ये भी याद रखना। विशेष प्रगतिशील विचारों से युक्त कविता है, मजदूरों के प्रति व्यक्त सहानुभूति का अंकन, सहज भाव और भाषा का इसमें प्रयोग है। वामन अवतार, याद रखना, वामन अवतार में 3 पग द्वारा संपूर्ण सृष्टि नापने की मिथक की तुलना रिक्शा के 3 पहियों से की गई है। देखो कविता क्या है, खूब गए दुधिया निगाहों में, जो दूध वाली जो निगाहें होती हैं, दूधिया निगाहों में खूब गए, फटी बीमारियों वाले खुरदरे पैर धस गए, कुसुम कोमल मन में गुट्ठल गट्ठों वाले कुलिस कठोर पैर, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को, चला रहे थे 1 नहीं 2 नहीं 3 चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बीमारियाँ, खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गए कुसुम कोमल मन में। ठीक, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बार नागार्जुन जो है रिक्शे वाले के ऊपर बैठते हैं, तो जो रिक्शा वाला जो रिक्शा वाला है, जो उसके जो आप देखते हैं जो पैडल होते हैं उसमें पैडल नहीं थे, ठीक है, वही है, पैडल नहीं थे और बगैर पैडलों से वो चला रहा था, उस प्रकार से चला रहा था जैसे कि वामन के अवतार, याद रखना, वामन, इसमें कहानी आई है वामन की, ठीक है, वामन वाली कहानी आपको याद भी रखनी है, इसमें आई है, इस कहानी क्या नाम है कविता का, कौन सी कविता, खुरदरे पैर में, ठीक है, इसमें वामन अवतार जो कहानी थी, जो तीन पग में 3 लोगों को जो है नापे थे, उन्हीं की कहानी इस कविता में है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, पूछी जा सकती है, ठीक है। त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों के, ठीक है, याद रखना। किसके हिसाब से, घंटों के हिसाब से। शासन की बंदूक, इनकी लास्ट कविता पढ़ लो, खत्म करें। सत्ता व्यवस्था में वर्णित दमन चक्र की ओर संकेत किया गया है। 5 दोहों का संकलन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोहे में कविता है, 5 दोहों का संकलन है। विशेष कवि शासन के खिलाफ गैर समझौतावादी रुख अपनाता है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखा गया है,
और जनवादी चेतना का इसमें प्रभाव है। अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया। विनोबा भावे का इसमें जिक्र है इस कविता में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य वाह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कोक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। ठीक है, अब इस कविता में आपको क्रम क्या याद रखना है, ठीक है, बाकी सब इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो, ये कविता का क्रम याद रखना है, कंकाल विराट। तो अब मैं आपको इसको क्रम ये कैसे याद रखोगे कि कंकाल हमेशा विराट होता है, जो कंकाल होते हैं वो क्या होते हैं, विराट होते हैं। जब कंकाल विराट होते तो जो हिटलर आप बने फिरते हैं वो भी कहीं ना कहीं काने हो जाएंगे। ठीक है, जब कंकाल यानी कंकाल विराट को जब देखोगे तो हिटलर भी लोग काने हो जाएंगे, और जब काने हो जाएंगे तो विनोबा कुछ नहीं बोल पाएंगे, मूक हो जाएंगे। ठीक है, फिर कहेंगे धन्य हो जी तुम्हारी अहिंसा चूक होने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम दाग मत देना, कोकिला याद रखना, कोकिला बाल बांका नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट, ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंकालो विराट, हिटलरी कानी, ठीक, विनोबा मूक, धन्य अहिंसा चूक, दगने कोकिला बाल ना बांका, इंपॉर्टेंट है ये लाइन है। ठीक है, मनुष्य हूँ ये भी लास्ट कविता है, ये भी देख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगी। विषय वस्तु क्या है इसकी कि यह मानवतावादी कविता है जिसमें कवि ने मनुष्य की नियति पर व्यंग किया है। मजदूरों, किसानों आदि द्वारा शासन से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं स्वप्नों को नहीं देख सकता हूँ। अर्थात कवि के अनुसार मनुष्य को अमनुष्य समझा जाए और भेदभाव न हो। ठीक है, विशेष देखते हैं इस कविता के बारे में क्या है कि यह कविता आपको बता दूं कि ये प्रगतिवादी सोच से युक्त कविता है। एक बात नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, ये कविता है। ठीक है, प्रगतिवादी विशेष है। अच्छा हाँ, कविता शुरू हो गई तुम्हारी। ठीक है, यहीं से कविता की शुरुआत है। ऊपर एक लाइन लिख दो, मनुष्य हूँ, यही लाइन है जो मनुष्य हूँ। ठीक है, मनुष्य हूँ कि मनुष्य हूँ, क्या मैं कभी थकता नहीं हूँ। अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता, अहोरात्र मतलब दिन और रात। ठीक है, क्या दिन रात में नीले गगन में क्या उड़ जाऊं, उड़ सकता हूँ। मेरे चितकबरे पंखों की भी भास्वर छाया क्या ना कभी स्तंभित होती। यानी क्या मैं मनुष्य हूँ, क्या कभी मैं थकता नहीं हूँ। तुमको क्या लगता है मैं दिन रात नीले गगन में उड़ता चला जाऊंगा। अरे मेरे भी पंख कभी कभी जो है आराम चाहते हैं, क्या ना कभी स्तंभित होती है। धान की स्निग्ध छटा पर याद रखना, धान का वर्णन आया है यहाँ पे। एक पूछा जाएगा कि किस किस फसल का वर्णन है इसमें, अनाज का वर्णन, तो धान और उड़द का वर्णन किस कविता में है, किसमें भैया, मनुष्यों में। धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द और मूंग भी है, धान उड़द मूंग, धान उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। उर रहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें ये पंक्ति आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछी जा सकती है कि साथ साथ घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दशा का पथ नहीं चाहिए। मुझे साथ साथ घोड़ों का वो रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दशा का वह पथ नहीं चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी है मेरी माता, मेरी तो माता पृथ्वी है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। ठीक है, सब हैं इस पर जीवन जंतु नाना प्रकार के तृण तरुल लता गुल्मी भी बहुविध याद रखना। इसमें चंद्रमा और सूर्य याद रखना। चंद्र क्या है, चंद्र सूर्य है, ग्रहगण भी हैं और शत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे। तो चंद्रमा, सूर्य और तारे और क्या नाम है, ग्रहगण भी सब लोग इसमें मौजूद, याद रखना। ग्रह सब हैं इस पर, कालकूट भी यही पड़ा है, याद रखना। कालकूट का वर्णन है, कालकूट भी यही पड़ा है, अमृत कलश भी यही रखा पड़ा है। ठीक है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय उसका भी बाप यही, याद रखना, बाप है।
बाप यही अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ढक सकते दानव कुल के। याद रखना है यहाँ पे बस एक ही बात है कि जो देवगण है ये पूंजीपति हैं, पूंजीपति वर्ग है, ठीक है, और दानव कुल क्या है, ये श्रमिक वर्ग है। बस यही बात इसमें समझने लायक थी, बाकी कुछ नहीं। तो यानी जो पूंजीपति लोग हैं अब दानव यानी श्रमिक वर्ग को नहीं ठग सकते, ठीक है। तो ये नागार्जुन की बहुत छोटी छोटी पंक्तियां थी, कविताएं थी, और ये सारी ये इम्पोर्टेंट कविताएं हैं और आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि क्रम लगाना पूछा जा सकता है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया है याद करने की कोशिश करना, इसी प्रकार से 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर कहता हूँ अगर आपको नोट्स चाहिए ऐसी कविताओं के, ऐसे इस प्रकार के सारे नोट्सों को अगर आप चाहिए तो ये नंबर है मेरा 97 21 56 58 75। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो फिर उसमें आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या फिर इस पे क्या नाम है गूगल पे करके 300 रुपये 299 300 मत लिखना करना 299 में आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे और प्रैक्टिस भी शामिल है। गूगल पे ही करना, ठीक है। अगर गूगल पे नहीं हो तो पहले व्हाट्सअप कर लेना, फिर मैं बताऊंगा तो उसमें भेज देना, ठीक है। फिर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। हर पहलू से मैं सोच के आपके साथ काम कर रहा हूँ, और 25 अप्रैल के बाद एक महीना या जब तक एग्जाम नहीं होगा जितनी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपके पास वो पीडीएफ आएगी, नोट्स जो है उनके प्रैक्टिस आएगी, यूट्यूब पे प्रैक्टिस होगी, उनकी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। इससे अच्छा का फास्ट आप एग्जाम के लास्ट में खूब रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जेआरएफ का सुनहरा अवसर है, जितना मैं करा रहा हूँ भरोसा करके तैयारी करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।